नमस्कार साथियों, मैं विजय माकड़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बाकी लेक्चरों की तरह ये लेक्चर भी बाईलैंग्वेल ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी। मान लो ये एक वायर है। इस वायर की लेंथ क्या है? इस वायर की लेंथ है एल। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। ये एक तार है जिसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। आप जब इसको टेंसाइल बल के द्वारा खींचेंगे, तनन बल के द्वारा जब इसको खींचेंगे टेंसाइल फोर्स से, तो इसकी लंबाई में कुछ इंक्रीमेंट आएगा। तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए आप जो वर्क करते हैं उस वर्क को ही क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो उसको डिराइव करने के लिए हम वर्क को डिराइव करते हैं और वो पर्टिकुलर वर्क ही उस पर्टिकुलर एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है तो किसी तार को खींचने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही क्या बोलेंगे? इलास्टिक एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन ए पुलिंग ए वायर इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये वर्क किसके खिलाफ किया जाता है? जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स का नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। हिंदी में कहूं तो प्रत्यानयन बल। तो इस तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए हमें इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य को ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अपने इसको डिराइव करते हैं फॉर्मूला। मान लिया ये वायर है, इसकी लेंथ क्या है? एल। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। दिस वायर इज पुल्ड बाय ए टेंसाइल फोर्स एफ। ड्यू टू दिस फोर्स its length will increase. Let initially its length increased by x। वायर है जिसकी लेंथ एल है और आपने इसको एफ फोर्स से खींच दिया। जब खींचोगे तो इसकी लेंथ के अंदर इनिशियली शुरुआत में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट मान लिया कितना है? एक्स है। तो हमें पता है, हमें निकालना क्या है? वर्क। वर्क क्या होता है? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन देयर प्रोडक्ट इज नोन एज वर्क। और बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में है तो उनका गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। तो बल किधर है? इधर। और विस्थापन भी किधर हो रहा है? इधर। तो दोनों एक ही दिशा में है तो इनका गुणनफल ही हमें क्या देगा? कार्य। तो अब हमें सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणा। वो क्या होता है? सिग्मा बटा ई। स्ट्रेस अपॉन ई क्या होता है? स्ट्रेन। प्रतिबल बटा विकृति। कुछ किताबें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को वाई से डिनोट करती है। अब देखो सिग्मा क्या होता है? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगाया हमने? एफ। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। तो स्ट्रेस क्या आएगी? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो लेंथ में कितना चेंज आया है? एक्स। और इनिशियल लेंथ कितनी है? एल। तो ई का ये फॉर्मूला आ गया। अगर मैं लिखूं ई इक्वल टू क्या आ गया? एफ बाई ए
एक्स एल। तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्या आ गया सूत्र। यहां सिग्मा क्या है प्रतिबल, ई क्या है विकृति। अब इस इक्वेशन से मैं निकालता हूं फोर्स। तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू ई ए एक्स बाई एल। ये आ गया अपने पास फोर्स, बल आ गया है। अब हमें निकालना है कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुणा विस्थापन क्या होता है कार्य। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है, ये देखो फोर्स की वैल्यू क्या है ई ए एक्स अपॉन एल। तो यहां पर ये फोर्स की वैल्यू रख दो ई ए एक्स अपॉन एल, ई ए एक्स अपॉन एल। डिस्प्लेसमेंट क्या लें, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बार वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया इनिशियल लेंथ क्या है एल, हम इसको कहां तक बढ़ाया, हमारी लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया इसके एक्स। मान लिया एक बार थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लेते हैं, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लेते हैं dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। थोड़े से विस्थापन के लिए वर्क निकाल लेते हैं, थोड़ा सा विस्थापन मान लिया कितना है dx। तो F बल के द्वारा dx विस्थापन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो विस्थापन थोड़ा सा है तो कार्य का मान भी क्या होगा थोड़ा सा। तो ये क्या आया है, वर्क डन बाय फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। dx विस्थापन में बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो अभी हमारे पास थोड़े के लिए वर्क आ गया, इतने से विस्थापन के लिए वर्क आया, पर हमारी तार के अंदर नेट इंक्रीमेंट, मान लिया स्टार्टिंग में तार की लेंथ कितनी थी एल, और लास्ट के अंदर टोटल इंक्रीमेंट कितना आ गया डेल्टा एल। जो कुल तार में वृद्धि आई है वो कितनी आई है डेल्टा एल। पर हमारे लिए वर्क है वो कितने से के लिए है, इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क है। थोड़े से का वर्क है, ज्यादा का वर्क निकालना है तो हम करेंगे समाकलन। क्या करेंगे समाकलन। थोड़ा हो ज्यादा का निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना है। तो डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क करना पड़ेगा वो हम इंटीग्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। वी कैन कैलकुलेट नेट वर्क इन डेल्टा एल इंक्रीमेंट बाय इंटीग्रेशन। तो हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कहां से कहां तक का वर्क निकालना चाहते हो, हम वर्क निकालना चाहते हैं यहां पे लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है जीरो, यहां पे नेट इंक्रीमेंट कितना हो गया डेल्टा एल। तो जीरो से लेके डेल्टा एल तक तार को बढ़ाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को क्या बोलेंगे प्रत्यास्थ ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको समाकलन कर देते हैं dw ई ए एक्स एल dx। कहां से कहां तक बढ़ाना चाहते हैं जीरो से लेके डेल्टा एल। तो लोअर लिमिट क्या ले लो जीरो और अपर लिमिट क्या ले लो डेल्टा एल। इसको लिखना चाहो तो जीरो डब्ल्यू ले लो। तो जीरो से लेके डेल्टा एल तक तार को बढ़ाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए
जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट होता है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। dw का समाकलन क्या होता है, w। dw का समाकलन क्या होता है, w। dw का समाकलन क्या होता है, w। कैसे, dx का समाकलन क्या होता है, x। सिमिलरली dy का क्या होगा, y। dz का क्या होगा, z। dw का क्या होगा, w। तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, w। लिमिट रखना चाहोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधा सी बात है w आएगा। जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, उनको बाहर ले आओ। ई ए एल, पीछे क्या बचा, एक्स डी एक्स, 0 टू डेल्टा। यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x की पावर n। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हमारे पास क्या है, x dx, पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, एक। तो क्या आ जाएगा, x 1 प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय टू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ई ए एल एक्स स्क्वायर बाय टू। ये सिंबल और dx रिमूव हो जाएगा और यहां पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आगे देखो, ये दो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ई ए एल, ये टू आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर डेल्टा एल 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई ए टू एल, अपर लिमिट क्या है, डेल्टा एल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, तो क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ ई ए एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। ये क्या है, ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। ये वर्क किसके इक्वल होता है, ये वर्क ही होता है प्रत्यास्थ ऊर्जा के। किसके इक्वल होता है, प्रत्यास्थ ऊर्जा के। पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी, या इसको आप बोल सकते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये फॉर्मूला U, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अपने किससे डिनोट कर देते हैं, U से। तो U का फॉर्मूला क्या आ गया, तो U का फॉर्मूला आ गया हाफ ई ए एल डेल्टा एल। अब ये एक फॉर्मूले से तो सिर्फ एक ही टाइप के सवाल हल होंगे, ज्यादा सवाल हल करने के लिए हमें ज्यादा चाहिए सूत्र, समझ रहे हो ना पुत्र, बिना सूत्र नहीं आएगा उत्तर। तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले मिलने से क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। इस फॉर्मूले से तो हम वही न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे जिसके अंदर एल गिवन हो, ए गिवन हो, ई गिवन हो, डेल्टा एल गिवन हो। अगर यहां से चीजें गायब कर दे तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे। तो इसको वही तरीका है, छेड़खानी करनी पड़ेगी। अब अपने क्या करेंगे, हमें पता है यंग्स मॉडुलस अभी हमने पढ़ा, क्या था, एफ ए डेल्टा एल बाई एल। आपको वैसे पहले तो एक्स था, स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट कितना था एक्स, लास्ट में तो इंक्रीमेंट कितना हो गया डेल्टा एल। तो अब चेंज इन लेंथ कितना लेंगे, डेल्टा एल। यहां से मैं फोर्स बताऊं तो फोर्स क्या आ गया, ई ए डेल्टा एल बाय एल। अब यहां देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाफ तो पड़ा है, ई ए एल, ये डेल्टा एल का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दूं डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, ये वैल्यू बन गई फोर्स की। ये कौन सा फोर्स है जो आपने अप्लाई किया था, तो एक नया फॉर्मूला बन गया, U इज इक्वल टू हाफ एफ
into delta L. This is the formula for elastic potential energy. Here F is the tensile force, delta L is the change in length. F क्या है? जो बाह्य बल लगाया है ना आपने, तनन बल, वो है, और डेल्टा L क्या है? लंबाई में परिवर्तन। और छेड़खानी करो, ये एक और फॉर्मूला आ गया। अब अगर मैं फॉर्मूला चाहता हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में, प्रतिबल और विकृति के रूप में, तो प्रतिबल कब बनेगा? प्रतिबल होता है F बटा ए, मतलब इसके अपोन में मैं क्या लगाऊंगा? ए, तो क्या बनेगा? प्रतिबल। और विकृति कब बनेगी? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो हम डायरेक्ट ए और एल से डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं, हाँ, बट हम ऐसा कर सकते हैं, ए और एल से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ ए एल। अब देखिए, ये आ गया हाफ फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है जी? सिग्मा। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ क्या होती है? विकृति। ए इंटू एल होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। कैसे? ए एल, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये क्या बन गया? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। तो एरिया इंटू लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये एक U का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, क्या? हाफ सिग्मा इंटू ई इंटू वॉल्यूम। सिग्मा क्या है? स्ट्रेस। ई क्या है? स्ट्रेन। और वो क्या है? वॉल्यूम है। अब देखिए, अगर अपने और फॉर्मूले डिराइव करें, अब यहां से इस फॉर्मूले को मैं ले आता हूं यहां पे, U अपॉन वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम उठा के इधर अपोन में ले आया, क्या बना? हाफ सिग्मा इंटू ई। ये क्या बना है? U अपॉन वॉल्यूम। इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा, ये क्या बनी है? एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा। कैसे बनी? ये देखो, आपने क्वेश्चन किया हुआ है कि 10 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। 10 पेनों का, 10 पेन है, उनका क्रय मूल्य कितना है? 100। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/10। अब मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूं, यू पेन की कीमत कितनी है? सॉरी, वी पेन की कीमत कितनी है? यू। तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी? U अपॉन वी। वी वॉल्यूम की एनर्जी कितनी है? U। तो यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी क्या हो जाएगी? U अपॉन वी। वी आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा कितनी है? U। एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या हो जाएगी? U अपॉन वी। तो U अपॉन वी क्या है? एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा है। ये आपको न्यूमेरिकल में ध्यान रखना होगा कि वो प्रत्यास्थ ऊर्जा पूछ रहा है या एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा। अगर वो पूछ रहा है प्रत्यास्थ ऊर्जा, तो ये फॉर्मूला लगाइए। अगर वो पूछ रहा है एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा, तो ये फॉर्मूला लगाइए। इसका एक नाम और होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। कुछ टीचर इसको क्या नाम लेते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यही नाम है। और हिंदी में लिखूं तो प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व। क्या नाम हो गया? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व या प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व। ये फॉर्मूला आ गया। अब मान लो अभी और छेड़खानी करनी है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर वैल्यू फिर गायब है। मान लो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है, तो ये यंग्स मॉडुलस कैसे बनेगा? यहां से आपको पता है ई क्या होता है?
सिग्मा अपॉन ई। यहां से मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा क्या आ गया, ई इंटू स्मॉल ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, स्मॉल ई क्या है, स्ट्रेन। तो यहां पर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, U इक्वल टू हाफ, सिग्मा की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई इंटू ई, ई इंटू ई, और वो ई यहां पे ऑलरेडी पड़ा है, इस सिग्मा की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई इंटू ई। और अगर यहाँ को आपको पूछ रहा है एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा, तो यहाँ वॉल्यूम लगा दो, अदरवाइज कहाँ वॉल्यूम लगा दो, यहाँ। अगर साधारण पूछ रहा है प्रत्यास्थ ऊर्जा तो सीधा वॉल्यूम वहीं आएगा। मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दिया सिग्मा। अगर वो पूछ रहा एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा तो मैं इस फॉर्मूले में सिग्मा पुट कर देता। तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, U इज इक्वल टू हाफ ई, ई स्क्वायर वॉल्यूम। तो जितने चाहो उतने फॉर्मूले आप छेड़खानी कर करके डिराइव कर सकते हो, जितने ज्यादा फॉर्मूले होंगे उतने ही टाइप के न्यूमेरिकल आपसे सोल्व होंगे। अगर मैं यहां इसको छोड़ देता, इस फॉर्मूले को अगर मैं सिर्फ इसको यहां छोड़ देता तो हमारे पास ये वैल्यू होती तो ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होती। ये फॉर्मूला ड्राइव करने से अगर F और डेल्टा L गिवन है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप के न्यूमेरिकल, यहाँ पे ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल, यहाँ पे फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल, और यहाँ पे ये फिफ्थ टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे एक दो न्यूमेरिकल बात करते हैं जिससे आपकी इस पे पकड़ हो जाएगी फॉर्मूले पे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हमने क्या फॉर्मूले निकाले, U हाफ F इंटू डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, मेन फॉर्मूला है ये, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला, अब एक न्यूमेरिकल देखो, मान लिया ये एक वायर है, इस वायर पे 200 न्यूटन फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया, 200 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ड्यू टू दिस फोर्स द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ वायर इज 0.1 है। दिस इज द वायर है, दिस वायर है इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कितना न्यूटन है, 200 न्यूटन। ड्यू टू दिस फोर्स द इंक्रीमेंट इन इट्स लेंथ इज point let increment in length is 1 mm, then calculate elastic potential energy। क्या पूछ रहा है, प्रत्यास्थ ऊर्जा पूछ रहा है। एक तार है जिस पे 200 न्यूटन बल लगा दिया जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, 1 mm। प्रत्यास्थ ऊर्जा निकालो तो ये लो सर, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, हाफ F कितना है 200, डेल्टा L कितना है, डेल्टा L है जी 1 mm। कितना है 1 mm। mm को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो गया 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये आ गया 10 की पावर -3, तो ये कैंसिल हुआ 100, तो ये आ गया 100/1000। तो क्या वैल्यू आ गई 0.1। एनर्जी है तो यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे एक न्यूमेरिकल। एक नीट 2019 में क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन बता देता हूं क्या है, कि एक वायर है, टू 2019 का क्वेश्चन है। इस वायर पे m, इसकी लेंथ है l, द लेंथ ऑफ वायर इज कैपिटल L, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M या स्मॉल m मान लो, एक स्मॉल m मास का इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लटका दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो जाती है, इस ऑब्जेक्ट के कारण इसकी लेंथ बढ़ेगी। कितनी हो गई, टोटल लेंथ दे दी उसने, कितनी दे दी, L प्लस स्मॉल l। इनिशियल लेंथ कितनी है L, इस पे क्या लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट लटका दिया जिसका मास क्या है M। अब इसकी लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L।
तो कहता है प्रत्यास्थ ऊर्जा बताओ, या ऐसे पूछ लेता तार को खींचने के अंदर कितना कार्य करना पड़ेगा, एक ही बात है। तो अभी हमने पढ़ा क्या, U क्या होता है, हाफ F इंटू एल, हाफ। तो फोर्स तो दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, m किलोग्राम। फोर्स कैसे निकलते हैं, m इंटू जी। तो मास m ही है, g हो गया। वहां क्वेश्चन में कैपिटल M था, लो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो मास कितना हो गया, कैपिटल M g। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg। ये गलत कर दिया, ये चेंज इन लेंथ था, mg। और चेंज इन लेंथ कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल लेंथ कितनी है, l प्लस एल, इनिशियल कितनी है, l। तो चेंज इन लेंथ कितना आया, l। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, l। ये देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और नीट के अंदर आया हुआ है, और हमें लगता है कि हम नीट सोल्व नहीं कर सकते या क्रैक नहीं कर सकते, तो ये हमारी गलत फहमी है, हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।